गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे तो उन्हें वहीं इस बात की भनक लग गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार की सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सवर्ण और असवर्ण हिंदुओं को बांटना चाहती है। गांधी जी ने उसी समय यह घोषणा कर दी थी कि अगर हिंदुओं को इस तरह विखंडित करने की कोशिश की गई तो वो इसका विरोध करने में जान की बाजी लगा देंगे। 11 मार्च 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल से वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी भी दी कि वो ऐसा कोई निर्णय लेने का प्रयत्न न करें। मैं अपने वचन पर आज भी टिका हूं। किंतु 17 अगस्त को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपना कुख्यात सांप्रदायिक बंटवारा घोषित कर दिया। इसमें कथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए थे। ये बात इतनी चालाकी से रखी गई थी कि यदि गांधी जी इसका विरोध करें तो लोगों में गलतफहमी पैदा हो जाए। किया यह गया था कि अस्पृश्यों को अनुपात से अधिक सीटें दी गई थीं। साधारण सीटों में भी प्रतियोगिता का हक दिया गया था। गांधी जी ने 18 अगस्त को ही पत्र लिखा, यदि इस निर्णय को बदला नहीं गया तो मैं 20 सितंबर से आमरण अनशन शुरू करूंगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस निश्चय से विचलित हुए बिना ही सारे देश में अनशन की बात का प्रचार कर दिया ताकि लोगों में गलतफहमी फैल जाए। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रसिद्ध समाजसेवी, पिछड़ी तथा दलित जातियों के उद्धारक और गरीब किसानों के हित चिंतक थे। डॉक्टर अंबेडकर को सन 1913 में बड़ौदा के महाराजा ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने भेजा था। उन्होंने सन 1916 में भारत में जाति भेद नामक प्रबंध लिखकर प्रोफेसर गोल्डेन के सामने पढ़ा। फिर उसी साल भारत की अर्थव्यवस्था पर एक प्रबंध लिखा जिस पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की डिग्री प्रदान की। सन 1917 में डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। फिर सन 1918 में भारत लौटने पर वो बंबई के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद 1923 में डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई में बैरिस्ट्री शुरू की। सन 1924 में उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यहीं से उनके अछूतोद्धार आंदोलन का श्री गणेश हुआ। इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे उस समय के अछूत कहे जाने वालों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रालय की स्थापना करना, सांस्कृतिक विकास, वाचनालय तथा अभ्यास केंद्र चलाना, औद्योगिक तथा कृषि स्कूल खोलना, अस्पृश्यता निवारण के आंदोलन को गतिशील बनाना। जब लंदन में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल हुए थे। वहां उन्होंने भारत के दलित लोगों की ओर से कहा, हमारी जनसंख्या हिंदुस्तान की जनसंख्या का 5वां भाग है, लेकिन हमारे इन भाइयों की हालत गुलामों से भी बुरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक संरक्षण के लिए एक ज्ञापन पेश किया जिसमें पृथक निर्वाचन संघ तथा सुरक्षित सीटों की मांग की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर की यही मांग महात्मा गांधी से उनके मतभेदों का कारण बनी। 15 अगस्त 1931 को दोनों नेताओं के बीच इस विषय पर बातचीत भी हुई, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी ये मतभेद बना रहा। तब ये सोचा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उचित समझें अपना फैसला दें, और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपना फैसला सुना दिया तो गांधी जी ने अनशन करने की घोषणा कर दी। 20 सितंबर से महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे सारे देश में चिंता फैल गई। जवाहरलाल नेहरू उस समय नैनी जेल में थे। गांधी जी के आमरण उपवास की खबर पाकर वो अत्यंत भावुक हो उठे थे। वो सोचने लगे, अगर बापू मर गए तो हिंदुस्तान की हालत क्या होगी और उसकी राजनीतिक प्रगति का क्या होगा। मुझे भविष्य सूना और भयंकर दिखने लगा
और जब मैं उस पर विचार करता था तो मेरे दिल में एक निराशा सी छा जाती थी। गांधी जी के आमरण अनशन की प्रतिक्रिया स्वरूप पंडित मदन मोहन मालवीय ने तत्काल पूना में एक मीटिंग बुलाई। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बुलाया गया। अन्य नेताओं में मुकुंदराव जयकर, तेज बहादुर सप्रू और राजगोपालाचारी प्रमुख थे। मुकुंदराव जयकर समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और नरम दल के नेताओं में से थे। वो बड़े ही तटस्थ और संतुलित विचारों वाले व्यक्ति थे। तेज बहादुर सप्रू उन दिनों के महान विधि विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी थे। मुकुंदराव जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने कांग्रेस और सरकार के बीच अनेक कानूनी मुद्दों को सुलझाया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान बुद्धिजीवी और राजनेता थे। वो गांधी जी के भक्त और कांग्रेस के कर्मठ सेनानी थे। पूना में इन तमाम लोगों के साथ हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। गांधी जी ने भी इस निर्णय को संतोषजनक समझा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इसे 26 सितंबर को स्वीकार कर लिया। उस दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी से मिलने गए थे। पूना पैक्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्वीकृति का समाचार आने पर गांधी जी ने गुरुदेव के हाथ से नींबू पानी पीकर अपना व्रत समाप्त किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने सरकार से अनुमति मांगी कि उन्हें अस्पृश्यता निवारण के कार्य हेतु जेल से ही हरिजन नामक पत्रिका निकालने की अनुमति दी जाए। सरकार ने उनकी ये मांग मान ली और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को पूरी तरह दबा देना चाहती थी। दमन चक्र और गिरफ्तारियों का दौर अभी चल रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि कांग्रेस अपने अगले अधिवेशन की तैयारी कर रही है, तो सबसे पहले 4 जनवरी 1933 को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1911 में कांग्रेस के सदस्य बने थे। वो गांधी जी के संपर्क में सन 1917 में आए, जब गांधी जी चंपारण में नीले गोरों द्वारा किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जांच करने गए थे। गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है, ब्रिज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी तो बेजोड़ थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे ऐसा अपाहिज बना दिया कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। और राजेंद्र बाबू पर उस दौरान गांधी जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन और रहन सहन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। वो पूरे त्याग और समर्पण से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र बाबू ने वकालत छोड़ दी। सन 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय बिहार विद्यापीठ खोला, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। सन 1922 में कांग्रेस अधिवेशन के बाद राजेंद्र बाबू कांग्रेस के महासचिव बने। इस दौरान वो कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों का खूब प्रचार करते रहे। जब सन 1925 और 1927 में महात्मा गांधी ने बिहार का व्यापक दौरा किया, तो राजेंद्र बाबू उनके साथ रहे। जीरादेई गांव पहुंचने पर गांधी जी ने उसे राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान होने के कारण तीर्थ स्थान कहा था। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दिनों में राजेंद्र बाबू बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में जन जागरण लाने के लिए राजेंद्र बाबू ने अनेक स्थानों का दौरा किया, सभाएं की और सत्याग्रह के लिए लोगों को तैयार किया। नमक सत्याग्रह की घोषणा होते ही बिहार के अनेक स्थानों में हजारों लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया और बदले में ब्रिटिश सरकार ने उन पर लाठियां और गोलियां बरसाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। भागलपुर जिले के वेहपुर नामक स्थान में पुलिस ने सत्याग्रहियों पर निर्दयता से लाठियां चलाईं। राजेंद्र बाबू और अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी पीटा गया। राजेंद्र बाबू तो जख्मी हो गए थे। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा सुना दी गई। फिर सन 1932 में सत्याग्रह के दौरान
राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया गया। इस बार भी 6 महीने की सजा दी गई और उन्हें अभी जेल से छूटे 6 महीने हुए थे कि कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते एक बार फिर पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अप्रैल 1933 में कांग्रेस ने अपने निश्चय के अनुसार कलकत्ते में अधिवेशन की तैयारी शुरू कर दी। ये अधिवेशन चौरंगी और धर्मतल्ला के चौराहे पर आयोजित किया गया था, इसलिए इसे चौराहा अधिवेशन भी कहा गया। ब्रिटिश सरकार इस अधिवेशन को किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहती थी। अधिवेशन के सभापति इस बार भी पंडित मदन मोहन मालवीय होने वाले थे। उन्हें आसनसोल में गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो 2200 प्रतिनिधि देश के तमाम हिस्सों से आ रहे थे, उन्हें रेलों और बसों से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी करीब आधे प्रतिनिधि अधिवेशन में पहुंच गए और श्रीमती सेनगुप्ता के सभापतित्व में अधिवेशन शुरू हो गया। ठीक इसी समय पुलिस ने प्रतिनिधियों पर आक्रमण कर दिया और भीषण लाठीचार्ज हुआ, किंतु लाठियों की मार सहते हुए भी कांग्रेस के शांत प्रतिनिधि उस समय तक बैठे रहे जब तक कि सारे प्रस्ताव पास नहीं हो गए। ये प्रस्ताव थे, सत्याग्रह आंदोलन को मजबूत बनाया जाए, विदेशी वस्त्रों के बॉयकॉट की अपील देशवासियों से की गई थी, गांधी जी को अनशन की सफलता के लिए बधाई दी गई थी और स्वराज्य के लिए कराची अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के प्रति आस्था प्रकट की गई थी। पुलिस के दमन ने अधिवेशन में काफी गड़बड़ी फैला दी। तमाम प्रतिनिधियों और श्रीमती सेनगुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि कांग्रेस का ये चौराहा अधिवेशन गिरफ्तारियों के लिए सदा याद किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आतंक फैलाने की पूरी कोशिश की और चाहा कि कांग्रेस छिन्न भिन्न हो जाए। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि और प्रायश्चित करने के लिए 21 दिन का उपवास शुरू किया। तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ये कहकर जेल से छोड़ दिया कि उनका उपवास अस्पृश्यता निवारण के लिए है। जेल से छूटकर गांधी जी ने तुरंत एक वक्तव्य जारी किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। इस पर देश भर में लोगों ने गांधी जी के इस निर्णय पर असंतोष जाहिर किया। क्रांति दल के नेता और कांग्रेसी नेता दोनों ही गांधी जी के इस फैसले पर नाराज हुए। उस समय वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल आंदोलन स्थगित करने के विरोध में एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके कहा था, गांधी जी ने तो सत्याग्रह स्थगित कर दिया। ये एक तरह से इस बात को सिद्ध करती है कि वे नेतृत्व नहीं कर सकते। हम लोग इस निश्चित मत पर पहुंच चुके हैं कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी विफल रहे हैं। समय आ गया है कि कांग्रेस को एक नए सिद्धांत पर संगठित किया जाए। इसके लिए एक नए तरीके तथा एक नए नेता का उद्भव जरूरी है। गांधी जी ने सरकार से ये भी कहा, वे इस आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि प्रमुख नेताओं को छोड़ दिया जाए। किंतु सरकार ने गांधी जी की ये अपील ठुकरा दी। धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरह से समाप्त हो गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर एम.एस. अणे काम कर रहे थे। उन्होंने पूना में प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया और ये तय हुआ कि सार्वजनिक रूप से सत्याग्रह न किया जाए। हाँ, गांधी जी ने ये अनुमति दे दी है कि यदि कोई चाहे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सकता है। इधर गांधी जी ने फिर लॉर्ड विलिंगडन से बातचीत करने का प्रयत्न किया, पर लॉर्ड विलिंगडन इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1 अगस्त से शुरू करने की घोषणा कर दी। उन्होंने साबरमती आश्रम भंग कर दिया और आश्रम वासियों से कहा, आप सब कुछ होम करके व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाएं। किंतु सत्याग्रह शुरू होने के पहले ही
यानी 31 जुलाई की रात गांधी जी और उनके 34 आश्रमवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि इस समय न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा स्वतंत्रता आंदोलन बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उसे प्रभावहीन बनाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यक्तिगत सविनय सत्याग्रह का रूप देकर जब गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी दी तो सारे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई। 4 अगस्त 1933 को गांधी जी को रिहाई के आदेश दिए गए, लेकिन साथ में ये हुक्म भी दिया गया कि वो यरवदा ग्राम छोड़ दें और पूना में जाकर रहें। गांधी जी ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया और तब उन्हें 1 साल की सजा दे दी गई। गांधी जी ने जेल में रहते हुए अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाने की मांग की, किंतु उसे सरकार ने ठुकरा दिया। 16 अगस्त 1933 को गांधी जी ने अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरने लगा कि वो इस बार नहीं बचेंगे। ब्रिटिश सरकार गांधी जी की मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 23 अगस्त को उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। उधर 30 अगस्त 1933 को जवाहरलाल नेहरू भी लंबी सजा भुगतने के बाद जेल से छूटे। जेल से रिहा होते ही जवाहरलाल पहले लखनऊ गए, जहां उनकी मां बीमार थीं। कुछ दिनों बाद जब मां की हालत में सुधार होने लगा तो जवाहरलाल ने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया और पूना के लिए रवाना हो गए। पूना में गांधी जी से अपनी इस मुलाकात के बारे में जवाहरलाल ने लिखा है, हालांकि वो कमजोर थे, लेकिन वो अच्छी रफ्तार से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। ये साफ जाहिर था कि जीवन, राजनीति और अर्थशास्त्र के हमारे दृष्टिकोणों में काफी फर्क था, लेकिन मैं गांधी जी का कृतज्ञ हूं कि उनसे जहां तक बना उन्होंने उदारता पूर्वक मेरे दृष्टिकोण के अधिक से अधिक नजदीक आने की कोशिश की। गांधी जी ने जब से जेल से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाया था, तब से देश में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। देश के बहुत से नेता अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने में जुट गए थे और बहुत से प्रसिद्ध मंदिर अस्पृश्य कहे जाने वालों के लिए खुल गए थे। केरल के मनंतु पद्मनाभन की इस संबंध में विशेष भूमिका रही है। वो केरल के नायर परिवार में जन्मे थे। बड़े होकर उन्होंने एक वकील के रूप में ख्याति पाई, परंतु वे अपने ही समाज में फैले अंधविश्वास, अत्याचार, पाखंड और आडंबर से दुखी थे। उन्होंने इसे दूर करने के लिए सन 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी बनाई। उन्होंने कहा, मैं नायर समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहूंगा। इस प्रकार के प्रयत्नों में मैं ऐसा कुछ न करूंगा जिससे अन्य समाज के लोगों का अहित हो। पद्मनाभन ने समाज सेवा के प्रति अपने को इस तरह समर्पित कर दिया कि एक दिन भरी सभा में उन्होंने वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी। समाज सेवा के दौरान पद्मनाभन ने देखा कि केरल में जातिगत भेदभाव अपने पूरे जोर पर है। अस्पृश्य कहे जाने वालों को वहां सड़कों पर भी स्वतंत्रता पूर्वक चलने फिरने की अनुमति नहीं है। मंदिरों में प्रवेश करने की बात तो दूर थी। पद्मनाभन को गांधी जी के अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन से बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने केरल के अन्य नेताओं से इस बारे में बातचीत की और अस्पृश्यों की इस दुर्दशा का अंत करने का निश्चय किया। पद्मनाभन ने सबसे पहले नायर सर्विस सोसाइटी के देवी मंदिर में अस्पृश्यों के प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने एक तथाकथित अस्पृश्य को अपने घर में अपने साथ बिठाकर भोजन किया। उनकी धर्मपरायण मां ने उन्हें भोजन परोसा। उसके बाद जूठी थाली भी धोई। इस प्रकार पद्मनाभन ने अस्पृश्यता निवारण की दिशा में स्वयं पहल की। महात्मा गांधी के अनुरोध पर पद्मनाभन और अन्य नेताओं ने
वैक्कम के प्रसिद्ध मंदिर के सामने सत्याग्रह शुरू किया। पद्मनाभन के प्रयत्नों के कारण ही त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने बाद में सभी हिंदू धर्मावलंबियों को मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी। केरल के इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। पद्मनाभन अपनी ऐसी ही अनेक सेवाओं के कारण केरल के भीष्म पितामह कहलाए। आपको याद होगा कि 6 जनवरी 1933 को सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 15 महीने की सजा हुई थी। जेल में वो दमा से पीड़ित हुए और डॉक्टरों की सलाह पर 17 जनवरी 1934 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किंतु उन्हें क्या मालूम था कि जेल से बाहर निकलने पर उन्हें एक दिल दहला देने वाली विभीषिका के दर्शन होंगे और अपनी बीमारी का ख्याल छोड़कर उन्हें रात दिन फिर से जनता की सेवा में जुटना होगा। 15 जनवरी 1934 को बिहार में भयानक भूकंप आया। यूं तो इस भूकंप के झटके कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक में महसूस किए गए थे, किंतु इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और दरभंगा जिलों में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने दौरे में देखा कि हजारों घर बर्बाद हो गए हैं। चारों तरफ खंडर ही खंडर नजर आते हैं। जहां तालाब, नदियां, झीलें थीं, वहां रेत के टीले बन गए हैं। अपनी बीमारी की परवाह न करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए निकल पड़े। उन्हें बाद में कांग्रेस पार्टी की बिहार सहायता समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उधर जवाहरलाल नेहरू भी भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने आए। उन्होंने 10 दिन तक अकेले ही उन ध्वस्त और नष्ट भ्रष्ट इलाकों का दौरा किया। सुबह 5 बजे से आधी रात तक वो चलते रहते। कभी दरारों वाली टूटी फूटी सड़कों से जाना पड़ता, तो कभी उन नदियों को पार करना पड़ता जिनके पुल गिर पड़े थे और जमीन पानी में डूब चुकी थी। नेहरू जी के शब्दों में, हमने अनेक हृदय विदारक दृश्य देखे। दौरा करते करते हम लोग बड़े पैमाने पर खंडहर और विध्वंस देखने के आदी से हो चुके थे, किंतु मुंगेर जैसे धन संपन्न नगर की विनाशपूर्ण हालत को देखा तो उसकी भयंकरता से हमारा सिर चकराने लगा और हमें कपकपी सी आने लगी। मैं उस महाभयंकर दृश्य को कभी नहीं भुला सकता। जवाहरलाल नेहरू भूकंप पीड़ित इलाकों में जाने से पहले कलकत्ता भी गए थे। वहां उन्होंने अपने भाषण में सरकार के आतंकवाद की निंदा की। उन्हें उस समय तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जब वो बिहार का दौरा करके इलाहाबाद आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 5 महीने 13 दिन के बाद वो फिर जेल के अंदर बंद कर दिए गए। इस बार उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। 18 और 19 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा की। इससे बहुत से कांग्रेस जनों में असंतोष की भावना जागी। ये वो लोग थे जिन्होंने जेल में रहकर समाजवादी साहित्य पढ़ा था और उससे प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस तरह सत्याग्रह स्थगित करने का अर्थ है कि गांधी जी का नेतृत्व देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाने में असमर्थ है। इसी कारण कांग्रेस में ही समाजवादी दल का जन्म हुआ। पटना में ही आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें समाजवादी विचारों वाले कांग्रेस जनों ने एक नया दल बनाने का निर्णय लिया। आचार्य नरेंद्र देव में विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी थी। तब वो इलाहाबाद में पढ़ते थे। उन दिनों बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़े जोरों पर था। नरेंद्र देव गरम दल के नेताओं, विशेषकर बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। नरेंद्र देव ने सन 1913 में एमए और सन 1915 में वकालत की परीक्षाएं पास की। उन दिनों एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश भर में होम रूल लीग का आंदोलन चलाया था।
उससे प्रभावित होकर नरेंद्र देव ने फैजाबाद में होम रूल लीग की स्थापना की थी और वो उसके मंत्री भी चुने गए थे। सन 1921 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से नरेंद्र देव ने वकालत छोड़ दी और काशी विद्यापीठ में आकर अध्यापन करने लगे। सन 1924 में वो विद्यापीठ के अध्यक्ष बने और तभी से उनके नाम के साथ आचार्य की उपाधि जुड़ गई। काशी विद्यापीठ उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन का अंग था। विद्यापीठ के सभी अध्यापक और छात्र अपने को राष्ट्रीय आंदोलन का सैनिक मानते थे। आचार्य नरेंद्र देव के सहयोगियों में श्रीयुत श्री प्रकाश, डॉक्टर संपूर्णानंद और श्री बीरबल सिंह प्रमुख थे। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस संगठन में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस कारण वो सन 1930, 1931 और 1932 में 3 बार जेल गए। उनके समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर ही उन्हें सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सर्वमान्य नेता चुना गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संगठन में आचार्य नरेंद्र देव के मुख्य सहयोगी बाबू संपूर्णानंद थे। वो भी बंग भंग आंदोलन के समय ही विदेशी शासन के जुल्मों से परेशान होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। संपूर्णानंद जी आरंभ में हिंसात्मक ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, किंतु गांधी जी के प्रभाव को स्वीकार कर लेने के बाद वो पूरी तरह से अहिंसावादी हो गए थे और जेलों में अनेक यातनाएं सही थीं। दूसरी ओर उन्हें आर्थिक कष्ट भी सहने पड़े। अपने परिवार की उपेक्षा करके वो देश सेवा में पूरी तरह तल्लीन हो चुके थे। सन 1923 से वो काशी विद्यापीठ में अध्यापन करने लगे थे। इन्हीं दिनों वो आचार्य नरेंद्र देव के संपर्क में आए। अपने समाजवादी विचारों के कारण वो आचार्य नरेंद्र देव के अभिन्न मित्र बन गए। कांग्रेस में सोशलिस्ट दल की स्थापना की वैचारिक भूमिका तैयार करने में बाबू संपूर्णानंद का विशेष सहयोग था। 26 से 28 अक्टूबर तक सन 1934 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बंबई में हुआ। इसी के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट दल का भी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बाबू संपूर्णानंद ने की। बंबई के इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो गांधी जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम एक बार असफल हो सकते हैं, 2 बार असफल हो सकते हैं, पर किसी न किसी दिन हम अवश्य सफल होंगे। उनका ये भाषण निश्चय ही उन लोगों के लिए था जो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह स्थगित करने के कारण परेशान थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मुझमें और बहुत से कांग्रेसियों में मतभेद है, इसलिए मुझे कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। किंतु व्यवहारिक तौर पर बाद में भी गांधी जी कांग्रेस में ही बने रहे। गांधी जी से लोगों के मतभेद का एक कारण ये भी था कि सत्याग्रह बिना शर्त वापस लिया गया था। सत्याग्रह बंद होते ही सरकार ने कुछ राजनीतिक कैदी छोड़े, किंतु उनमें क्रांतिकारी कैदी नहीं छूटे और कुछ सत्याग्रही कैदियों को भी पूरी सजा काटनी पड़ी। अनेक क्रांतिकारी कैदी और सत्याग्रही लंबे समय तक जेलों में बंद पड़े रहे। दूसरी ओर कलकत्ते की चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर मुकदमा चलाया गया था और 16 फरवरी को उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी को दी गई कारावास की ये 7वीं सजा थी। जवाहरलाल नेहरू को कलकत्ते की प्रेसिडेंसी जेल से हटाकर अलीपुर जेल ले जाया गया था। 2 बरस की वो सजा उन्हें इसी जेल में भोगनी थी।